गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं मुदरिया सर और मेजर आयस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान के बारे में। हमारे 6 लेक्चर हो गए हैं और आज हमारा अगला लेक्चर है, ठीक है। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। लास्ट तो लेक्चर था हमारा, उसमें डे ऑफ डेस्टिनी की बात हो गई थी, किस प्रकार से 14 अगस्त की रात यानी कि 15 अगस्त लग जाती है, उस दिन जो रात मध्य रात्रि में भारत आजाद हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है झंडा वंदन करते हैं, ठीक है। मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू झंडा वंदन करते हैं और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं, जिन्हें बाद में भारत रत्न दिया गया। तो जिस दिन हमें आजादी मिली, जिस रात्रि आजादी मिली, उसे ही कहा जाता है डे ऑफ डेस्टिनी, यानी नियति का दिन। जिस दिन के लिए हमने संघर्ष किया था, वर्षों संघर्ष किया, कई सारी क्रांति हुई, हजारों लाखों युवा मारे गए, शहीद हुए, अपने बलिदान दिए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने बलिदान दिया। उन बलिदानों के परिणाम स्वरूप हमें आजादी मिली। कहा जाता है दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हाँ, ये बात ठीक है कि महात्मा गांधी के अथक प्रयासों से आजादी मिली, लेकिन महात्मा गांधी के अथक प्रयासों के पीछे हम ये नहीं भूल सकते हैं कि कई क्रांतिकारी ऐसे हुए जब कांग्रेस बिल्कुल शिथिल पड़ गई थी, उस समय उन क्रांतिकारियों ने भारत में जो है एक विजयी आगाज किया। चापेकर बंधुओं की बात आती है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खां, कई सारे ऐसे जो नेता, सुभाष चंद्र बोस, कैसे भूल सकते हैं हम। तो ये कहना कि न केवल हमें एक व्यक्ति जो है आजादी दिला रहा है, ये कहीं ना कहीं उन वीर योद्धाओं और जो है उन महान आत्माओं के लिए जो है संघर्षशील हो जाता है, जिन्होंने अपना बलिदान दिया। इसीलिए जो है ये बलिदान जो है, ये संघर्ष जो है हम सबका है, किसी एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं है। हम यहां पर राजनीति की बात नहीं करेंगे। राजनीति में तो राजनेता अपने अलग अलग फंडे चलाते हैं, अपनी अलग अलग थ्योरी देते हैं, अपनी अलग अलग जो भावनाएं प्रकट करते हैं। लेकिन ये आजादी महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और उन सभी जो है क्रांतिकारियों का मिला जुला संघर्ष से इसका परिणाम है कि हम डे ऑफ डेस्टिनी पर पहुंचे। महात्मा गांधी एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन महात्मा गांधी के जो है समानांतर वो ऐसे क्रांतिकारी वीर भी थे जिन्होंने अपने बलिदान दिया, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मेरा रंग दे बसंती चोला, इंकलाब जिंदाबाद। फांसी पर जा रहे हैं, लेकिन एक आंख में एक आंसू नहीं है, हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये नियति का दिन जो है बहुत संघर्ष से मिला है। हमें अंग्रेजों ने किसी थाली में परोस के नहीं दे दिया। 150 वर्षों की वो गुलामी, वो दासता से लड़कर हम आगे निकल के आए हैं। हम उनसे लड़े, हमने बलिदान दिए, बलिदानों के संघर्ष स्वरूप हमें आजादी मिली है। जो लोग आज आजादी का मोल नहीं समझते, उन्हें नहीं पता है, उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी, उन्होंने संघर्ष नहीं देखा है, उन्होंने संघर्ष के बारे में नहीं सुना है। जतिन दास की बात सुनिए आप, 63 दिन अनशन किया, जेल का खाना नहीं खाएंगे, अनशन करते करते जो है शहीद हो गए। आप संघर्ष तो सुनिए महाराज, पढ़िए महाराज, तब आपको समझ आएगा कि संघर्ष क्या चीज थी, किन संघर्षों से हमें आजादी मिली और आज हमें उस आजादी का मोल नहीं है। जरा से पैसे के लालच में आके हम भटक जाते हैं, आतंकवादी बन जाते हैं, नक्सलवादी बन जाते हैं। उन योद्धाओं के बारे में सोचिए जिन्होंने अपने परिवार को नहीं देखा, केवल एक ही सपना था, भारत को आजाद करना है, भारत की आजादी के लिए संघर्ष करना है, भारत को आजादी दिलानी है। और आज कोई व्यक्ति जो है किसी दूसरे देश से जो है बैठकर आपको बरगला देता है और आप जो है देशद्रोह कर देते हैं। जो सम्मान देश के लिए मिलता है, आप उसके बारे में सोचिए। आपका सर, आपके माँ बाप का सर जो है उठ जाता है। आज आप और हम
भगत सिंह को कितने आदर और कितने सम्मान के साथ पूछते हैं, महात्मा गांधी को कितने सम्मान के साथ पूछते हैं, राष्ट्रपिता कहा जाता है। लेकिन जो लोग देश के साथ गद्दारी करते हैं, हम उन्हें उतनी ही घृणा की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उन्होंने वाकई निष्कृष्ट काम किया। इसलिए अपने देश के लिए जो है मर मिटने की जो है कल्पना होनी चाहिए, अपने देश के सम्मान के लिए कल्पना होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम कुछ भी के जो है गलत सलत कर जाएं, है ना। तो आज हम डे ऑफ डेस्टिनी की बात हमारी हो गई थी, किस प्रकार से हमें आजादी मिली, किस प्रकार से संविधान सभा ने काम किया, किस प्रकार से संविधान लागू हुआ, और 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान लागू हो जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा संविधान के स्रोत। यहां पर चर्चा हमारी चल रही थी कि हमने 60 देशों के संविधान को पढ़ा था, और 60 देशों के संविधान को पढ़ने के बाद हमारा संविधान तैयार हुआ, और तैयार होने के पश्चात जो है 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ। इसीलिए कई सारे आलोचकों ने भारत के संविधान को उदार का थैला कह दिया। क्या कह दिया? उदार का थैला, है ना। 60 देशों के संविधान से प्रावधान लिए गए, इसके अलावा 1935 के अधिनियम से प्रावधान लिए गए। इस प्रकार हमारा कंप्लीट संविधान बनकर तैयार हुआ। आज हम बात करेंगे कि हमने किस देश के संविधान से क्या लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, तो ब्रिटेन के संविधान से हम बात करें तो जो कि भारत में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन की ही लागू थी, इसलिए हमने संसदीय शासन व्यवस्था कहां से ली? ब्रिटेन से ली। क्योंकि भारत के लोग, भारत के राजनेता ब्रिटिश व्यवस्था को 1773 से और 1947 तक उसको देखते आ रहे हैं, उसका यूज करते आ रहे हैं, उसके अनुसार देश में शासन चलाते आ रहे हैं। इसीलिए हमने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को ही अडॉप्ट कर लिया, ताकि कहीं ना कहीं अगर हम किसी नए संविधान को लेकर आते, उसको समझने में, उसको लागू करने में और जनता तक उसको कनेक्ट करने में बहुत समस्याएं आती। इसीलिए हमने ब्रिटिश संसदीय परंपरा को ही क्या कर लिया? लागू कर लिया। इसके अलावा एकल नागरिकता, क्योंकि भारत जो है राज्यों के विलय का परिणाम है, इसलिए भारत में एकल नागरिकता है। भारत में किसी भी राज्य को भारत देश से अलग होने का प्रावधान नहीं है, क्योंकि भारत में राज्य विलय का परिणाम है, न कि संघ का, न कि फेडरल सिस्टम में। समझौते का परिणाम नहीं है, विलय का परिणाम है। विलय के परिणाम में क्या होता है कि राज्यों को देश से अलग होने का प्रावधान नहीं है। भारत में कोई भी राज्य जो है स्वतः से अलग नहीं हो सकता। जब तक भारत के अंदर कोई जो है समझौता स्वरूप ना हो, तब तक नहीं हो सकता। ऐसे मोदी जी ने समझौता किया था, जिसमें कुछ देश बांग्लादेश में चले गए थे, कुछ जो है कुछ गांव बांग्लादेश में, कुछ गांव भारत में। वो एक जो भूमि विवाद था उस पर समझौता हुआ था। इसके अलावा 1 इंच जमीन को भी भारत से अलग होने का प्रावधान भारत में नहीं है, क्योंकि भारत में राज्य जो है वो विलय का परिणाम है, उनको अलग हो ही नहीं सकते हैं। इसीलिए भारत में एकल नागरिकता है। अमेरिका में जो फेडरल सिस्टम है, जहां पर राज्य समझौते का परिणाम है, इसलिए वहां पर जो है क्या है? दोहरी नागरिकता है। वहां पर स्टेट की नागरिकता अलग लेनी पड़ती है और यूएसए की अलग, जबकि भारत में केवल भारत की नागरिकता आपको लेनी है, इसलिए भारत में क्या है? एकल नागरिकता है। इसके बाद विधि निर्माण प्रक्रिया, चूंकि संसदीय व्यवस्था हम ब्रिटेन से ले रहे हैं, तो संसद के अंदर ही कानून बनता है, इसलिए हमको विधि निर्माण प्रक्रिया भी कहां से लेनी पड़ेगी? ब्रिटेन से लेनी पड़ेगी। क्योंकि भारत के अंदर सभी प्रकार के कानून कहां पर बनते हैं? संसद के अंदर बनते हैं। संसद भारत में कानून निर्माता है, इसीलिए विधि निर्माण प्रक्रिया भी हम कहां से लेंगे? ब्रिटेन से लेंगे। ठीक है। इसके बाद है मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। चूंकि पार्लियामेंट का सिस्टम ही हमने ब्रिटेन से लिया है, तो मंत्रियों का जो उत्तरदायित्व होगा वो भी हम कहां से लेंगे? ब्रिटेन से लेंगे। ठीक है, ये हम आगे इस पर चर्चा करेंगे कि सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति के अधिकार। अब यहां पर आप डाउट में जाएंगे, क्योंकि ब्रिटेन के संविधान में राष्ट्रपति का पद नहीं है, तो फिर राष्ट्रपति के अधिकार कहां से आ गए?
क्योंकि ब्रिटेन में जो पद है, प्रमुख पद है, वो वंशानुगत है, महारानी और महाराज का शासन है। और हम भारत को लोकतांत्रिक देश बनाना चाह रहे हैं, भारत के मुखिया को वंशानुगत ना होकर जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था की ओर ले जाना चाह रहे हैं। इसीलिए हमने जो है भारत में महाराज का पद नहीं रखा। फिर हम अमेरिका की तरफ बढ़े तो हमने अमेरिका में देखा कि अमेरिका में पद वंशानुगत न होकर जनता के बीच से चुनकर आता है। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा। यानी कि अमेरिका के अंदर जो प्रमुख राष्ट्रपति का पद है वो जनता के मध्य से चुना जाता है। इसीलिए हमने राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति ही सर्वोच्च पावर है। अब हम ये भी नहीं चाहते हैं कि जनता किसी मुखिया को चुने और वही जो है पावर सेंटर ऑफ जो है हेड हो जाए पावर का हेड अगर एक व्यक्ति हो जाएगा तो कहीं ना कहीं तानाशाह हो जाएगा। इसीलिए हमने जो है पद अमेरिका से ले लिया, लेकिन पावर को हमने अमेरिका से नहीं लिया, क्योंकि हम भारत में प्रधानमंत्री का पद लेकर आ रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री के साथ में राष्ट्रपति भी जो है डायरेक्ट जनता के मध्य से चुन के आएगा, या राष्ट्रपति के पास अमेरिका के राष्ट्रपति की जैसी पावर हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो है दो प्रधान हो जाएंगे, एक राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री, और कहीं ना कहीं उनके बीच में शक्ति में टकराव होगा। इसीलिए हमने क्या किया कि हमने राष्ट्रपति की पावर कम कर दी, और पावर हमने कहां से ले ली? ब्रिटेन से। इस प्रकार से ब्रिटेन में महारानी के पास बहुत कम शक्तियां हैं, इसी प्रकार से हमने भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए बहुत कम शक्तियां कहां से अडॉप्ट की? जो है ब्रिटेन से। हालांकि भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका का हेड तो राष्ट्रपति ही है, वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री के हाथ में, लेकिन प्रधानमंत्री कार्य सारे राष्ट्रपति के उस जो है सलाह अनुसार ही करेगा। यानी राष्ट्रपति के नाम से ही काम करेगा, लेकिन वास्तविक कार्य कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा, जबकि अंतिम सिग्नेचर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो हमने इस प्रकार से अपने संविधान को डिजाइन कर रखा है, जहां पर हेड हमारा राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति अपनी सलाह के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को बना के रखा हुआ है। वो वास्तविक काम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करेगी, और अंत में जो है नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति के पास अंतिम हस्ताक्षर के लिए पहुंच जाएंगे। ठीक है, अंतर समझ में आया? अमेरिका के पास पावर बहुत है प्रेसिडेंट के पास, इसलिए हमने पावर वहां से ना लेके कहां से ले ली है? ब्रिटेन से ले ली है। इसके अलावा स्पीकर का पद, क्योंकि पार्लियामेंट है तो स्पीकर का पद तो स्वतः ही ब्रिटेन से हो जाएगा। इसके अलावा लोकसभा का अधिक शक्तिशाली होना, जिस प्रकार से ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ पीपल है, इसी प्रकार से भारत में राज्यसभा और लोकसभा का विचार लेकर आया गया। राज्यसभा को हमने राज्यों से चुना है, जबकि लोकसभा राज्यों के अंदर से जो है जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना गया। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधि है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से, जबकि लोकसभा के अंदर डायरेक्ट हमने लिया है, इसलिए हमने लोकसभा को अधिक शक्तिशाली बनाया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री का पद, क्योंकि हमने पार्लियामेंट जो है ब्रिटेन से ली है, तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री होता है, इसलिए हमने प्रधानमंत्री का पद भी कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। इसके अलावा विधि के समक्ष समानता, ये आपको मौलिक अधिकार में देखने को मिलेगी, लेकिन इसका सामान्य सा अर्थ है कानून के समक्ष सभी समान है, ना राजा ना कोई रंक। कानून सभी को समान दृष्टि से देखेगा, चाहे उसकी पावर, उसका पद, उसका ओहदा कोई भी हो। कानून के समक्ष अगर वो उपलब्ध है, कानून के समक्ष अगर वो खड़ा है, तो कानून उसको केवल एक व्यक्ति के तौर पर देखेगा, ना कि उसका पद क्या है। अगर आप माननीय न्यायालय के समक्ष जाएंगे, अगर कोई आप अपराधी हैं, तो माननीय न्यायालय आपको अपराधी की दृष्टि से देखेगा, आरोपी की दृष्टि से देखेगा, ना कि आपके पद की दृष्टि से। अगर आप पर आरोप है हत्या का और आप किसी बड़े पद पर हैं, तो आपको बड़े पद का लाभ मिलने वाला नहीं है। इसी को कहते हैं विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष सभी समान हैं, कानून के सामने किसी प्रकार का कोई भेदभाव जो है नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे प्रावधान हमने कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं। ठीक है, ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित है, यानी कि परंपराओं पर चलने वाला संविधान है ब्रिटेन का।
कभी क्वेश्चन अगर बन जाए कि देश सबसे विश्व का सबसे विशाल संविधान कौन सा है, तो विश्व का सबसे विशाल संविधान भारत का है। लिखित संविधान पहला कौन सा है, ब्रिटेन जो है अमेरिका का है। अलिखित संविधान किसका है, तो अलिखित संविधान हमारा है ब्रिटेन का। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान से क्या लिया है हमने, लिखित संविधान का विचार। क्योंकि ब्रिटेन में अलिखित संविधान था, इसलिए हमको अपना संविधान लिखित रूप से बनाना था, ताकि भविष्य में कोई भी राजनेता ऐसी राजनीति ना करे जहां पर संविधान को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ दे, संविधान को अपने हिसाब से चेंजेस कर दे, है ना। इसीलिए जो है हमारी संविधान सभा के जो लोग थे, बहुत पढ़े लिखे और बहुत दूरगामी सोच वाले थे, उन्होंने ये तय कर रखा था कि हम अपने संविधान को इस प्रकार से बनाएंगे कि आगे आने वाली पीढ़ियों को हमारे संविधान का लाभ मिलता रहे और उनके हिसाब से हमारा संविधान जो मजबूत बना रहे। इसीलिए हमने अपने संविधान को कठोर और लचीले स्तर का बनाया है, जहां पर जनता के हित की बात होगी वहां पर हमने लचीला बना दिया है, और जहां पर जनता के हित से परे कोई काम होगा वहां पर हमने कठोर कर दिया कि आप इतनी आसानी से जो है जनता के हित के विरुद्ध में कोई कार्य नहीं कर सकते। इसीलिए भारत का संविधान नम्य और अनम्य दोनों प्रकार का है, साथ में लिखित है। इसीलिए ये लिखित विचार कहां से आया, अमेरिका से आया, क्योंकि अमेरिका का संविधान कैसा था, लिखित था। इसके अलावा मौलिक अधिकार, है ना, जो मौलिक अधिकार वर्तमान में भारत के नागरिकों को प्रदत्त हैं, वो हमने कहां से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। इनका एक पूरा अलग भाग है, वहां पर चर्चा कर लेंगे। इसके अलावा न्यायिक पुनर्वालेखन, क्या है, न्यायिक पुनर्वालोकन, है ना, ये लोकन है। न्यायिक पुनर्वालोकन का मतलब होता है जो है किसी दिए गए निर्णय पर पुनः जांच करना। ये दो प्रकार के होते हैं, एक न्यायपालिका में होता है और एक जो है संसद व्यवस्था में होता है। न्यायपालिका, अगर संसद कोई कानून बनाती है और न्यायपालिका को लगता है कि इस कानून में कुछ समस्याएं हैं जो देश के नागरिकों के हितों के विरुद्ध जा रही है, तो न्यायपालिका ऐसे कानून को अपने समक्ष रख लेगी और उस पर पुनर्वालोकन करेगी। अगर न्यायपालिका को लगता है कि ये जनता के, देश के नागरिकों के हित में नहीं है, तो ऐसे कानून को शून्य घोषित कर देगी। क्या कर देगी, शून्य घोषित। और जैसे ही वो शून्य घोषित किया जाएगा, वो कानून वहीं से क्या माना जाएगा, रद्द माना जाएगा। ठीक है, एक तो अर्थ इसका न्यायिक पुनर्वालोकन से ये हो गया कि अगर संसदीय व्यवस्था कोई कानून बनाती है और माननीय न्यायालय उसे शून्य घोषित कर देता है, तो उसमें जो जांच होगी उसको कहा जाएगा न्यायिक पुनर्वालोकन। एक जो है न्यायपालिका के द्वारा दिए गए निर्णय को ही पुनः जांच करना, एक न्यायिक पुनर्वालोकन वो होता है। ठीक है, इसके बाद है संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि संविधान जो है हमारी सर्वोच्च होगा, उसके बाद हमारा धर्म, हमारी जाति या हमारे धर्म ग्रंथ होंगे। सबसे सर्वोच्च क्या होगा हमारे लिए, संविधान होगा। जैसे भारत में सर्वोच्च क्या है, संविधान है। ठीक है, उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि भारत में न्यायपालिका एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इस पर कार्यपालिका या विधायिका का कोई क्या है, प्रभाव नहीं है। भारत की न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है, यहां पर कोई प्रेशर नहीं है, न कार्यपालिका का है न विधायिका का है। इसीलिए भारत में जो भी निर्णय होते हैं वो बिल्कुल निष्पक्ष होते हैं, न्यायपालिका से परे होते हैं। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद, जिसे मैंने आपको पिछले वाले में ही बताया था। ठीक है, एक तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका ले लो। इसके अलावा हमने राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, क्योंकि हमने राष्ट्रपति का पद कहां से लिया है, अमेरिका से लिया है, इसलिए राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया भी हम कहां से लेंगे, अमेरिका से ही लेंगे। महाभियोग प्रक्रिया क्या है, जब राष्ट्रपति पढ़ाएंगे तो वहां इसको हम समझ लेंगे। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, यानी किस प्रकार से
सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था की जाएगी और कैसे उसका स्थापना की जाएगी। इसके अलावा वित्तीय आपातकाल, जब आप आर्टिकल 360 पढ़ेंगे तो वहां पर आपको वित्तीय आपातकाल देखने को मिलेगा। हालांकि भारत के लिए अच्छी बात है कि भारत में आज तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, ठीक है। तो वित्तीय आपातकाल, इसके बाद विधि का समान संरक्षण, यानी कानून का सभी को समान संरक्षण मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कानून किसी का ओहदा और किसी का पद देखकर उससे संरक्षण देगा। अगर एक आम व्यक्ति को भी जान का खतरा है तब भी जो है कानून उसे संरक्षण देगा, और अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तब भी कानून से संरक्षण देगा, है ना। तो विधि का समान संरक्षण, जिसमें किसी भी व्यक्ति को कानून संरक्षण दे सकता है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए विधि का समान संरक्षण में भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर आप फरियादी हैं तो आपको संरक्षण का पूरा प्रावधान है, अगर आप आरोपी हैं तब भी जो है पूरी सुनवाई तक जो है कोर्ट आपको अपने संरक्षण में रखेगी। जैसे ही आप अपराधी घोषित होते हैं, दोषी घोषित होते हैं, आपको दंड जो है माननीय न्यायालय के द्वारा दे दिया जाएगा। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि और प्रस्तावना का विचार, यानी प्रियम्बल का जो विचार है वो भी हमने कहां से लिया है, अमेरिका से लिया है। साथ में ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। इसके बाद आता है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है, डीपीएसपी लिए है ना, नीति निर्देशक तत्व। इन पर हम चर्चा वही करेंगे कि हमने किस प्रकार से नीति निर्देशक तत्वों को भारत में शामिल किया है और ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, है ना, क्योंकि ये अवाद योग हैं तो किस प्रकार से काम करेंगे वहां पर हम पूरी चर्चा इस पर कर लेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, यानी किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा, इसको भी हमने कहां से लिया है, इसको आयरलैंड से लिया है। अगर आप अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव देखेंगे तो वहां पर जनता डायरेक्ट जो है भाग लेती है, वहां पर जनता डायरेक्ट वोट करती है, और जो है आप अगर प्रांत से जीत कर आ रहे हैं तो फिर सारे वोट जो है आपके फेवर में जाएंगे। अगर आप हार गए तो विपक्ष जो जीता है उसके फेवर में वोट जाते हैं। तो वहां का एक वोट देने का क्रम अलग प्रकार का है। इसलिए हमने भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का जो व्यवस्था कहां से लिया है, आयरलैंड से लिया है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा जो 12 सदस्य हैं मनोनीत किए जाते हैं वो हमने कहां से लिए हैं, वो भी आयरलैंड से लिए हैं। पहले ये संख्या टोटल 14 होती थी, अब जो एंग्लो इंडियन है वो 104वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिए गए हैं। अब कितने बचे हैं, केवल 12 बचे, वो भी राज्यसभा में, जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से चुने जाते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में 12 जो मेंबर हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, कहां पर, राज्यसभा में। वो भी हमने कहां से लिया है, आयरलैंड के संविधान से लिया है, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद इसका अगला है हमारा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो प्रस्तावना की भाषा कैसी होनी चाहिए, ये प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसके अलावा समवर्ती सूची का प्रावधान, जब आप देखेंगे 7वीं सूची, उसमें 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची का प्रावधान हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। समवर्ती सूची में वो प्रावधान होते हैं इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होता है, ठीक है। तो समवर्ती सूची हमने कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है। इसके अलावा केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा, यानी भारत में भी केंद्र और राज्य है और भारत में पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया है, विकेंद्रीकृत किया गया है। तो वो किस प्रकार से विकेंद्रीकृत किया जाएगा उसका प्रावधान भी हमें कहां देखने को मिलता है, जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा। जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया है, तो एक तो आपातकालीन शक्तियां, यानी कि जब आपातकाल लगेगा तो आपातकाल के दौरान किस प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति के पास होंगी, वो प्रावधान हमने कहां से लिया है, जर्मनी से लिया, क्योंकि जर्मनी में आपातकाल लग भी चुका है और जर्मनी का बंटवारा भी हो चुका था उस काल में। जब आप सेकंड वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे तो जर्मनी
पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के तौर पर जो टूट गया था। इसमें बर्लिन की दीवार आपने सुना होगा, बर्लिन नामक एक जो है शहर है, वहां पर दीवार लगा दी गई थी पूरी बाउंड्री के तौर पर। जो जब यूएसएसआर 1991 में जब उसका विघटन हुआ, उसके बाद जो है उस बर्लिन की दीवार को तोड़कर पूरे जर्मनी को एक किया गया था। यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर के जो है देहांत के बाद, हिटलर के मरने के बाद जर्मनी का बंटवारा हुआ। उस बंटवारे में जर्मनी पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी में जो है बंट गया था, जिसमें बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। तो वहां पर ये आपातकाल संबंधी प्रक्रिया चलती रही थी, इसलिए हमने वहीं से आपातकाल संबंधी प्रावधान लिए हैं। इसके अलावा कनाडा के संविधान से हमने संघात्मक विशेषताएं ली हैं कि किस प्रकार से भारत को संघात्मक होना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया, कनाडा में भी राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा भारत संघ को यूनियन नाम देना। यूनियन मतलब होता है भारत के राज्य जो हैं वो विलयकरण का परिणाम है, ना कि जो समझौते का। दोनों का फेडरल और जो है यूनियन, दोनों का अर्थ ही संघ होता है, लेकिन इसमें मूलभूत अंतर यह है, यूनियन के अंदर विलय का परिणाम होता है, फेडरल के अंदर जो है समझौते का परिणाम होता है। इसीलिए हमने यूनियन शब्द जोड़ा है भारत के संविधान में। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां, यानी कि ऐसी शक्तियां जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में वर्णित नहीं है, ऐसी जो है शक्तियां अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, और इन पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसको होता है? केंद्र को होता है। ठीक है। इसके अलावा अफ्रीका के संविधान से हमने लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, कि हमें संविधान में किस प्रकार से संशोधन करना है। ठीक है, इसका भी आप एसएस ले लो। इसके बाद है पूर्व सोवियत संघ या रूस के संविधान से हमने क्या लिया है? मौलिक कर्तव्य लिए हैं। जब आप इमरजेंसी की बात पढ़ेंगे तो वहां पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति आएगी, और वहां पर इस स्वर्ण सिंह समिति ने जो है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान दिया था, जिसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, इसको हम वहां पर पूरे पढ़ेंगे क्योंकि पूरा एक भाग है। इसके अलावा गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमने कहां से ली है? फ्रांस से ली है। इसके अलावा जापान से विधि द्वारा विहित प्रक्रिया। ठीक है, इस प्रकार से कुछ प्रमुख देश हैं जहां से हमने प्रावधान लिए हैं। आज हमारी चर्चा उनके ऊपर हुई थी, है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर रह गया हो तो। ठीक है, इसके बाद अमेरिका का संविधान, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अंत में यूएसएसआर, फ्रांस और जापान। उम्मीद करता हूं आपको मेरा लेक्चर आज अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो आप कमेंट जरूर करें, और जो भी कमियां हैं उनके बारे में बताएं, है ना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।